हेलो फ्रेंड्स, आई एम अवधेंद्र। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आज और अभी के लिए इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड पोटेंट BrahMos missile through the BrahMos Aerospace Limited signing a deal with Indonesia to deliver some BrahMos missiles to Indonesia. Some $200 million deal is being signed at the verge of signing. हमारा एनालिसिस होगा इन्हीं पॉइंट्स पर कि इस डील से, जबकि ये सेकंड डील होगी अपने आप की। पहली डील भारत ने फिलीपींस के साथ कर रखी है, $350 मिलियन के कुछ इसी तरह, $350 मिलियन। 2-3 साल पहले ही डील कर ली थी, अब उसे डिलीवर करने का टाइम आ रहा है। ये बिल्कुल यही समय है जब उसकी डिलीवरी होने वाली है, मीन्स यहां से ट्रांसफर किया जाएगा फिलीपींस को। सो ये पहली डील थी और ये सेकंड है इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन, एंड the very same thing is in the same BrahMos missile is in the discussion domain, which is with Saudi Arabia. Saudi Arabia may take this BrahMos missile from India in near some time. Process is, under the discussion. But my point of discussion, हमारा जो डिस्कशन है वो है इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पर्पस क्या होंगे, क्या है। सबसे पहली पर्पस होगी हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोसेस है, जिसमें हम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं इंडस्ट्रीज, डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए। आई एम सॉरी यार, मुझे प्यास बहुत लग रही है। तो इससे पहली चीज तो होगी हमारे इंडस्ट्री जो इंटरनल हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। इंडस्ट्रियल स्टार्टअप्स, डिफेंस स्टार्टअप्स भी हो रहे हैं और इंडस्ट्रीज भी खोली जा रही है। स्वीडन से भी एक कंपनी आई है इंडिया में, उसने भी यहाँ पे प्रोडक्शन अपना स्टार्ट किया जस्ट रिसेंटली हरियाणा में, अभी 2 महीना पहले स्टार्ट किया। फिर दूसरा जो हुआ मेरा डिस्कशन पॉइंट वो है, जैसा कि चाइना ने पाकिस्तान को वेपन्स पोर इन किए हुए हैं, लॉट्स ऑफ वेपन्स, जितने भी पाकिस्तान के आर्सेनल में वेपन्स हैं 60% वो चाइनीज है। समझ रहे हैं आप, 60% वो चाइनीज वेपन्स है। तो चाइना इंडिया जो है, जिस तरह चाइना इंडिया को, पाकिस्तान को यूज करता है फॉर इंडिया पर्पज, उसी तरह इंडिया इंडोनेशिया और फिलीपींस को भी अपने बैकयार्ड में लेने की कोशिश कर रहा है। और ये आपको नजर कैसे आएगा कि ताइवान में अभी भी जो भूकंप आया है 7.6 मैग्नीट्यूड का, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको सैडनेस शो की, मैसेज किया, शोरोनेस शो किया, और वहां से इमीडिएटली विद इन 20 मिनट रिस्पॉन्स आता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, थैंक यू फॉर बिहाइंड मी फॉर दिस ट्राइंग टाइम है, इस समय मेरे साथ खड़े होने के लिए आपको शुक्रिया।
इमीडिएट रिस्पांस उधर से आता है, और प्राइम मिनिस्टर वहां का और प्रेसिडेंट दोनों ने मैसेज किया, इवन फॉरेन मिनिस्टर टू रिस्पॉन्डेड, मिस्टर जयशंकर एज वेल। सो अगर आप देखें तो साउथ कोरिया के साथ भी इंडिया बढ़ा रहा है, जापान तो अपना दोस्ती है आजकल, ताइवान के साथ भी इंडिया फील्डिंग तैनात कर रहा है, और फिलीपींस के साथ तो मिस्टर जयशंकर बोले कि हम खड़े हैं, अभी एक 15 दिन हुआ है नहीं, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी। तो जयशंकर साहब फिलीपींस गए, उन्होंने कहा कि मैं फिलीपींस के साथ खड़ा हूं, और जो लॉ है, लॉ ऑफ द सी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी है, अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, उसको भी स्पिरिट और वर्ड दोनों में उसको फॉलो किया जाए, और ऑल पार्टीज इसको ओबे करें, मीन्स चाइना टू। जबकि चाइना कहता है कि हम इस लॉ को साउथ चाइना से में नहीं मानते, क्योंकि नाइस 9 डैश लाइन जो ड्रॉ कर अपने आप ही सेल्फ प्रोक्लेम 9 डैश लाइन उसने ड्रॉ कर रखी है, जिसमें 90% से ज्यादा साउथ एशियन रीजन को वो कहता है, साउथ एशियन सी को वो कहता है कि ये हमारा है ना। तो ये कि और फिलीपींस की भी उसमें एक स्पेटलिक आइलैंड है, जिसको फिलीपींस ही कहता है कि ये रीजन जो है इट बिलोंग्स टू फिलीपींस, और चाइना के उसमें आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना दिए हैं। तो चाइना असर्टिव एक्शन लेता है, और उसके वाटर कैनन उसके बोट्स पर उसने फायर किए, और कंटिन्यूअस फायरिंग कर रहा है, जिसकी वजह से फिलीपींस के जो मछुआरे हैं, या फिर उनकी साइंटिफिक टीम थी अभी अभी 15 दिन पहले, जिसको उसने वाटर कैनन से यू नो फोर्सफुली और असॉल्ट किया है ना उसके शिप पर। सो ये भी एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। बात बात पर किसी चीज के ओरिजिन का डिस्प्यूट है तो झगड़ा कर लेना लाजमी है, कि उधर से वो अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, इधर से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज ए वैलिड क्वेश्चन। लेकिन इस बात पर आ जाना कि उनको टॉर्चर करना, उनको नहीं पनिश करना, असॉल्ट करना, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को चैलेंज करने जैसा है। फिर वहां का प्रेसिडेंट मिस्टर फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट है अभी राइट नाउ, मार्कोस, उसने स्टेटमेंट दिया कि नॉट इवन ए सिंगल इंच मैं टॉलरेट करूंगा चाइनीज एक्शन एग्रेशन को। इमीडिएटली विद इन 1 वीक जब ये घटना होती है, तो वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में जाकर के स्पीच भी करता है मार्को, और वहां पे भी कहता है कि मैं चाइना के एग्रेशन से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, और हम अपना असर्टिव एक्शन, अपनी टेरिटरी को डिफेंस करना, वो हम करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट उसने दिए। तो इंडिया का जो यहाँ पे 1 स्टोन 2 बर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, ये फुलफिल होता है। और तीसरा कंपोनेंट है यहाँ पे, इंडिया और चाइना दोनों ही इस रीजन के पावर है, और इन नियर फ्यूचर अभी तो और होने नहीं जा रही, अभी तो फील्डिंग तैनात हो रही है, वेपन्स लोग ले रहे हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, डिसेंट्स हो रहे हैं, इसमें लोग अपने वेपन्स अरेंजमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल संबंध बना रहे हैं। अभी अभी ये वॉर का स्टेज नहीं है ना, अभी जो ये चीजें हो रही हैं ये वॉर का स्टेज नहीं है, अभी ये स्टेज है कि वेपन्स अरेंज करना, डिसएग्रीमेंट शो करना नहीं, अपने फ्रेंडशिप बनाना, फ्रेंड शोरिंग कर लेना नहीं, ट्रस्ट डेवलप करना, ये अभी वो काम चल रहा है। ये अगले 20-25 सालों में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, जो मुझे नजर आता है। अभी इमीडिएट वॉर कोई करने के लिए लोगों के पास उतना एसेट नहीं है ना। चाइना भी अभी उतना स्ट्रेंथफुल नहीं है कि इमीडिएट वॉर लॉन्च कर दे किसी पर भी। ताइवान को कब्जे में नहीं कर सक रहा, जबकि वो कहता है कि वन चाइना पॉलिसी से ताइवान हमारा हिस्सा है, छोटा सा आइलैंड है। वॉर से इस तरह वो समझ रहा है कि उसके वॉर लड़ना एक बात होती है, चलो ठीक है कुछ ने लड़ लिया,
लेकिन उसके रिजल्ट भी तो सोचने होते हैं कि इसके बाद क्या होगा। नहीं, ये लीडर्स जो हैं ये बेवकूफ नहीं होते, उनके हाथ में दुनिया की जियोग्राफी बदल सकने की क्षमता होती है। इन्हें हम ऐसे यूट्यूबर नहीं समझ सकते, है ना। ये जो मिस्टर मोदी हैं या फिर बाकी और वर्ल्ड लीडर्स हैं, ये कोई आसान लीडर्स नहीं है। ये पूरी दुनिया की जियोग्राफी को चेंज करने की ताकत रखते हैं। इनके डिसीजंस। तो ये बच्चों के जैसा यूट्यूबर जैसा क्लेम नहीं करते, कभी मार दिया और अभी उलट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर कोई अभी चेस बोर्ड पर, पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अपना गेम खेल रहा है। हर कोई फ्रेंड्स को तैयार कर रहा है, ट्रस्ट डेवलप कर रहा है। जरूरी नहीं कि वॉर के लिए कर रहा है, वॉर तो एक लास्ट स्टेज होती है। ये सारे पॉलिटिकल एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट करके जैसे कोल्ड वॉर हुआ, नहीं, विदाउट गन फायरिंग, विदाउट कुछ किए हुए, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना जाकर के रशिया को उन्होंने प्रॉपर डिफीट कर दिया। सोवियत यूनियन को उसने प्रॉपर डिफीट कर दिया। नहीं, 14 स्टेट तोड़ के बना दिए कोल्ड वॉर के दौरान, नहीं, 50-60 सालों में। सेम एज चाइना को भी इंसर्कल किया जा सकता है विदाउट फायरिंग ए बुलेट, है ना। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। आप फ्रेंड्स तैयार करते हैं, ट्रस्ट डेवलप करते हैं, फिर अगर आप स्ट्रॉन्गर हैं तो आप में वॉर नहीं होगी फिर, है ना। कोई अगर आपको स्ट्रॉन्ग कमजोर समझता है तो ही आप पर असॉल्ट करने की कोशिश करता है। अगर आप ताकतवर हैं, हमने एक ओपिनियन पेज पढ़ा था मनमोहन सिंह जी का, जब एक 2020 में हुआ था ये गैलवान वाला इंसिडेंट, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसको मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने ये मेंशन किया था कि अगर आपको चाइना कमजोर समझता है तभी वो असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया शुड हैव टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रेंथ, तभी इस वॉर को रोका जा सकता है, या फिर किसी भी वॉर को। तो मैंने भी ये बात समझी कि बच्चा हमसे आगे नहीं लड़ सकता, है ना। लेकिन अगर हमसे ज्यादा ताकतवर है तो हमें वो असॉल्ट करने की कोशिश कर सकता है। वेरी सेम थिंग वहां पे भी ऐसा होता है, अपर लेवल पर भी। तो इंडिया ने भी फील्डिंग फिर तैनात की, फिर नहीं, स्टेप लीप अप लिया और वे फॉरवर्ड किया। लेकिन चाइना जानता है कि वॉर लड़ने से फायदे नहीं होंगे, और अब तो और क्लियर हो गया, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, इससे दुनिया के जो मसल्स में जिनकी गर्मी थी उनको समझ में आने लगा है कि वॉर से कोई रिजल्ट्स नहीं होंगे। इसमें एक ही बेलिजरेंट नेशन है जो डिस्टर्ब कर रहा है, चाइना। बाकी सारे नेशंस अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन चाइना का एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब से ये कम्युनिस्ट पार्टी, उसके फाउंडर, है ना, जब से उन्होंने इस चीज को शुरू किया, कम्युनिस्ट पार्टी 1949 से जब से शुरू हुई, उसके बाद से ही इसके स्ट्रक्चर में ही है लेफ्ट विंग पार्टी थी। इसकी में ये ऑलरेडी है ही, इसकी जो फ्रेमवर्क है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इन इस पार्टी के, उसमें है ही कि हमें गन से ही रूल करना है ना, फोर्स से ही रूल करना है, नहीं। तो इसने कंसिस्टेंट फोर्स का इस्तेमाल किया हमेशा। मैं एग्जांपल हर जगह आपको दे सकता हूँ, जिसके साथ इसका बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके साथ ये फोर्स से इस्तेमाल करता है, नहीं। अभी उसको फिलीपींस को बिल्कुल ताजी इंसिडेंट है, नहीं, उसको गन फायर किया, वाटर कैनन फायर किया। इंडिया के साथ उसने इस तरह का डिस्प्यूट लिया हुआ है। बाकी रशिया के साथ भी 1962 में इनका हो गया, कुछ सोल्जर्स इधर उधर मारे गए, दोनों तरफ फायरिंग हो गई। तो हर किसी के साथ इनका, लेकिन इनकी बहुत अच्छी बनती है नॉर्थ कोरिया के साथ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी वही फोर्स वाली लैंग्वेज को समझता है। तो चाइना अनफॉर्चुनेटली हमारा नेबर भी है, और हमें थैंक यू चाइना को कहना चाहता हूँ कि वो हमें हमेशा अलर्ट रखता है ना। और हमें अलर्ट होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम अलर्ट नहीं थे तो सक्सेसिव इन्वेजन हुए और उसके प्रॉब्लम्स हुए, है ना। तो उसके रिजल्ट्स भी आए।
तो हमेशा आर्म्ड फोर्सेस अपनी माइट को, स्टेट को चाहिए कि वो असर्टिव रहे, जब भी जाकर के चीजें सही होती है। तो वन बर्ड वन स्टोन टू वर्ड कॉन्सेप्ट इज इट इज अ मैसेज फॉर चाइना एज वेल, कि आप चाइना पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है, जबकि वो ऐसा नहीं करेगा कि पाकिस्तान उसका एक स्ट्रेटजिक पॉन है ना, उसका इस्तेमाल वो जरूर करेगा और करता है। लेकिन अभी इतना चाइना पाकिस्तान के रिलेशनशिप में नहीं आया है कि दोनों सिंग एक टाइम में वॉर करने के लिए तैयार हो, नहीं। जैसे हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ आधी आधी डिवाइड हो जाए, तो वैसे भी भारत के जो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस, वो हमेशा कहते हैं भारत टू फ्रंट वॉर और 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहे। तो ठीक है, एक के साथ डील करने में आदमी को आसान होता है, लेकिन दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो डिफिकल्टी तो होती है। तो लेकिन अभी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, एटलीस्ट दिखाई तो नहीं दिया। 1971, 65, 98 की वॉर में चाइना ने उसको सपोर्ट किया, वेपन्स सपोर्ट किया, लेकिन ड्यूरिंग द वॉर पीरियड उसने सपोर्ट नहीं की अभी तक, मेरी नजर में ऐसा है। तो ये भी एक ठीक चीज है, चाइना के साथ इन्वेजन हुआ, वॉर हुए, तभी पाकिस्तान ने भी अटैक नहीं किए, जबकि वो चाहता था, लेकिन यूएस ने उसको मना किया उस दौरान, 62 के दौरान, है ना। तो इस तरह से भी एक इंटेंगलमेंट है पॉलिटिक्स का, जिसमें पाकिस्तान के भी दो धड़े हैं, एक रन करता है यूएस, दूसरा रन बाय चाइना। तो वहां पे भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है दोनों के बीच में, इधर उधर के बीच में नहीं रेजोनेट करता है। और इंडिया राइटली प्लेइंग वेल राइट नाउ, और जिस तरह से इंडिया की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, नेक्स्ट 5 ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से वापस आ रहे हैं, तो शायद कुछ और बेहतर किया जा सके। लेकिन इंडिया अपना गार्ड डाउन तो नहीं करेगा, वो करना भी नहीं चाहिए। अभी हमारा बजट $80 बिलियन है, जबकि चाइना का $200 बिलियन के ऊपर 230 बिलियन है, 7% और बढ़ाया है इसी साल वाले बजट में, 30 से हो गया होगा 35 मान। तो 235-40 बिलियन का प्रोजेक्ट बजट उसका, लेकिन उसके पास कई फ्रंट्स खुले हुए हैं वॉर के लिए, है ना। इंडिया एक ही तो फ्रंट नहीं है। तो ये भी एक चैलेंजिंग है, लेकिन चाइना एक अच्छा कंटेंडर है मेरे हिसाब से, है ना। और इंडिया को चाहिए कि बहुत क्लोजली वॉच करे। मिस्टर जयशंकर बहुत अच्छी बात करते हैं, वो बिल्कुल मुझे पसंद है ना। डिफेंस मिनिस्टर भी ठीक ठाक इस समय लगा हुआ है, मतलब मोदी की अभी जो टीम है, इंटायर टीम, है ना, वो वर्केबल है। लेकिन इंटरनल अफेयर्स में मुझे मोदी के पॉलिसीज से डिसएग्रीमेंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉलिसीज से ठीक है। हमें सबसे ज्यादा इरिटेशन तब होता है जब आप मिसलीड करते हैं लोगों को, फैक्ट्स और मतलब एक नैरेटिव बिल्डअप करते हैं, और ये मुझे लगता है जैसे बेवकूफ बनाने जैसा होता है। आई नो एवरीथिंग, है ना, क्या है कैसे है, फिर आप मुझे मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम अपनी स्ट्रेंथ अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या है, हम कैसे हैं, क्या है फॉरेन रिजर्व हमारे पास क्या है, हम अपनी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करते हैं, डिफेंस अंडरस्टैंड करते हैं, फ्यूचर जानते हैं और पास्ट भी जानते हैं। तो इस तरह से आपको मिसलीड नहीं करना चाहिए, इस वजह से मुझे इरिटेशन होती है। नहीं, पता नहीं लोग उसको किस तरह अंडरस्टैंड करें, लेकिन मोदी अभी ठीक काम कर रहा है। और उनकी जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है इस समय, है ना, अप्रिशिएबल है। सो थैंक यू वेरी मच। वन स्टोन टू वर्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया इज अप्लाइंग as China is also doing same thing. So ये एक पॉलिटिकल
mechanism है on a political chessboard. So thank you very much, my friends, for watching. Uh, Thank you very much.